बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पे बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से हमेशा एक बहस रही है। उनको बराबर समझा जाता है, बराबर सलूक किया जाता है, उनके पास बराबर के हुकूक़ मौजूद हैं या नहीं। आइन इस हवाले से क्या कहता है? क्या आइन हमारी जो अक़लियती बरादरियाँ हैं, जितनी भी तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं, क्या उनको वाकई मेजॉरिटी के तौर पे जो हुकूक मिलते हैं उनको भी मिलते हैं? इस सवाल के जवाब में हमें ऐसी एक तस्वीर नज़र आती है जो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। अगरचे पाकिस्तान के अक़लियती बरादरियों के लोग पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं, पाकिस्तान की तरक्की में पेश रहते हैं, इसके बावजूद भी ग्रास रूट लेवल पे ऐसी नाइंसाफ़ियाँ भी होती हुई नज़र आती हैं, जिससे ना सिर्फ ये कि हम अपने माशरे में हम एक दूसरे से बहुत सारे चुभते हुए सवाल पूछने से कासर हो जाते हैं, बल्कि दुनिया भी देखती है कि आखिर पाकिस्तान के माशरे में इस नाइंसाफ़ी की, इस जबर की, ज़बरदस्ती की वजह क्या है और वो रूट कॉजेज़ को हम अब तक एड्रेस क्यों नहीं कर पाए। क्या कानून साजी इसका हल है? कानून पे अमल दरामद कराना इसका हल है? या पूरे मिनहसुल कौम जो हमारा पूरा माशरा है उसकी तरबियत इसका हल है? तो आज जिस मामले पे हम बात करेंगे जी, वो है मज़हब की जबरी तब्दीली। आप जानते हैं बहुत सारे केसेस ज़्यादा जो सिंध से और पंजाब से रिपोर्ट होते हैं, हिंदू बच्चियों को जबरी तौर पे ना सिर्फ ये कि उनका मज़हब तब्दील किया जाता है, उनके साथ ज़बरदस्ती शादी की जाती है। सिख बच्चियाँ उनकी तरफ से भी ऐसे ही वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और इसके अलावा मसीह बिरादरी भी इस तरह की शिकायत करती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान ने रियासती सतह पर कुछ कमीशंस भी बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है, कोर्ट्स भी इस हवाले से बहुत सारे अहम फैसले कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे जो उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, और तमाम मज़ाहब के स्कॉलर्स की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ मुसलमान स्कॉलर्स की बात नहीं कर रही, उनका भी एक किरदार है। वो किरदार कितना इफ़ेक्टिव रहा है, कुछ आज के प्रोग्राम में हम ये सारी सूरत हाल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस मसले का हल आखिर है क्या, और अगर कोई हल है तो हम उस तक कब पहुँचेंगे? क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं 11 साल की, 12 साल की बच्चियाँ जो हैं वो थाने और कचहरी में जब उनको पेश किया जाता है, वालिदैन बहुत दर्दनाक तरीके से जो उनकी हालत होती है वो भी देखना बड़ा अफसोसनाक होता है कि हमारी बच्ची को ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, हब्से बेजा में रखा गया और फिर उसको ज़बरदस्ती मुसलमान करके उसका निकाह कर लिया गया। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबों में जो अभी बिल्स आए हैं और जो कानून साजी की गई है, 18 साल से कम उम्र बच्चे या बच्ची की शादी को गैर कानूनी कहा जाता है। बदकिस्मती से अभी पूरे पाकिस्तान में ये कानून उस तरह से राइज नहीं हो सका है। बहरहाल ये बहस भी साथ ही साथ इसके चलेगी। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन करी जी अफशा तहसीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, खेलदास साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकन कौमी असम्बली हैं, रानवा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं लालचंद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। और अभी जो हाल ही में सेशन बुलाया गया है कौमी असम्बली का, आपने देखा होगा कि वहाँ पे अक़लियती नुमाइंदों ने इस इशू पे एक बार फिर बात की है, एक बार फिर हुकूमत की, रियासत की तवज्जो दिलाई है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी। और हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान के नामवर मजहबी रहनुमा हैं ताहिर अशरफी साहब, उनसे भी बात करें प्रोग्राम में, और जो मज़हब के हवाले से जो पर्सपेक्टिव इसमें आता है वो भी आपके सामने रखें। खेलदा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। एक तासुर ये मिलता है कि सिर्फ सिंध की सूरत हाल ऐसी क्यों है कि सिर्फ सिंध में इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं? क्योंकि आप सिंध की भी नुमाइंदगी करते हैं, आप अक़लियती जो बरादरी है हमारी, आप उसकी भी नुमाइंदगी करते हैं, तो वजह क्या है? देखें, ये वाक़यात अक्सर ज़्यादा सिंध में होते हैं। उसकी एक वजह कि सिंध में हिंदू बिरादरी ज़्यादा रहती है। मसीह जो है वो कराची में है, सिंध के बाकी शहरों में बहुत कम है। पंजाब में जो लाहौर या बाकी सूबे में जो पंजाब में मसीह ज़्यादा है, हिंदू वहाँ कम है, वहाँ सिख भी रहते हैं। तो ये वाक़यात अक्सर सिंध में हो रहे हैं और उसके बाद पंजाब में, और थोड़ा बहुत बाकी सूबों में कभी कभी कोई ऐसा एका दुका वाक़या होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, बात है गवर्नेंस की। इसमें जो जबरी मज़हब का जो वाक़यात होते हैं, अगर पुलिस अगर उसको सपोर्ट करेगी, उनके जो लोग मलूस होते हैं उनको प्रोटेस्ट करेगी, अगर इंसाफ जो अदालतों में, जब रिंकल कुमारी का वाक़या आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ,
تو اس طرح کی اگر انصاف ہمیں ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بات گورننس کی ہے. بات جو آپ نے انٹرو میں کہی کہ آئین، دیکھیں یہ ہمیں دنیا کا واحد مذہب اسلام ہے جو میں سمجھتا ہوں جس نے غیر مذہب کو تحفظ بھی دیا ہے اور اس کی بات بھی واضح لکھی ہوئی ہے، اور پڑوسی تک کی بھی انہوں نے مطلب اسلام نے، جب اسلام جبر دین جب جبر کا اجازت نہیں دیتا ہے تو آئین کو بھی اس میں تحفظ ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو لفظ اقلیتی ہے، اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی آپ اسپیچ دیکھیں، انہوں نے واضح کہا تھا کہ اس ریاست میں کسی کا مذہب کوئی رسومات ادا کرتا ہے اس کا اس سے فرق نہیں، وہ اسے برابر کے مکمل شہری ہے، آزادی ہے، بالکل مکمل آزادی. مگر آئین میں اقلیت، میں تو کہتا ہوں لفظ آئین میں اقلیتی ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں مذہبی طور پہ، میں ہندو ہوں، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، اکثریت مسلمان ہے، تو نان مسلم تو ٹھیک ہے، مگر اقلیتیں ہمیں کیوں؟ جب لفظ اقلیتی آتا ہے تو وہاں سے ہی بات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں، ابھی لاڑکانہ میں ریسنٹلی آرتی کا جو کل ہم نے لال مالی اور باقی جو رکن تھے انہوں نے بھی بات اٹھائی، اور آپ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ تمام پارٹیوں نے اس میں ہمیں سپورٹ کیا. حکومت فیڈرل ہو یا سندھ کے جو رکن تھے انہوں نے بھی اس بات کی، مگر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے. جب بات آتی ہے امپلیمنٹ کی، قانون بنانے کی، وہاں سب بے بس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہوگا. وہاں میں ذرا بڑا لال پریشر چند صاحب سے پوچھ لوں کہ لال چند صاحب، کیونکہ آپ صحافی بھی رہے ہیں اور آپ نے کور بھی کیا ہے اس طرح کے انسیڈنٹس کو، اور یہ یقیناً کھیلدار صاحب نے دو اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ کہ گورننس کا معاملہ ہے، جب ریاستی مشینری جرم کرنے والوں کو مجرم کے طور پہ نہیں دیکھے گی اور ان کو پروٹیکٹ کرے گی تو مسئلہ ہوگا. دوسرا، میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ نمبرز کی بنیاد کے اوپر کسی بھی کمیونٹی کا استحصال ہونا کہ وہ نمبر میں کم ہے یا وہ نمبر میں زیادہ ہیں، اس بات کے اوپر استحصال ہونا یا کسی کو قانون سے بالادست بنا دینا، یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں. پرابلم ہے کیا آپ کے خیال میں؟ اب آپ حکومت کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں اور آپ کی حکومت نے بھی ایک کمیشن بنایا ہے. وہ کمیشن اگرچہ تھوڑا سا اس پہ ڈسپیوٹ بھی چل رہا ہے، لیکن بہرحال حکومت کی نیت تو نظر آتی ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے. جی تنزیلہ، بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آج آپ پروگرام کر رہی ہیں. بیسیکلی فورسڈ کنورژن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اگر تھوڑا ماضی میں، تھوڑا تاریخ پہ نظر دوڑائیں گی، پری پارٹیشن آپ دیکھیں گی تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو سالوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا تھا جس پہ بھی بڑی ٹینشن پھیلتی تھی، لیکن لوگ ایک دوسرے کو خود کو پروٹیکٹ کرتے تھے. اب جو ہو رہا ہے وہ آئے دن، خاص طور پر سندھ میں اور پنجاب میں بھی ڈیفینیٹلی جو مائنارٹیز کی بچیاں ہیں، اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے، بچی کو اغوا کر لیا جاتا ہے. ایک ہفتے کے بعد جو کڈنیپرس ہوتے ہیں جن پہ الزام ہوتا ہے وہی ان کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کنورٹ ہو گئی ہے یا ہو گیا ہے. آپ زیادہ تر آپ دیکھیں گے نوجوان بچیاں ہوتی ہیں، لڑکے نہیں کنورٹ ہوتے، تو ان کو کورٹ پہ جا کے ایک بیان دلوا دیا جاتا ہے، اور اس میں جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. کورٹیں بھی جو لوئر جوڈیشری ہے اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتی، اور اس کو کنورٹ کر کے اس کو اتنا سینسٹیو بنایا دیا جاتا ہے کہ مائنارٹی کے لوگوں کو ایون اپنی بچی یا بیٹی جو ہوتی ہے اس سے ملنے کا حق بھی نہیں ہوتا. کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں. آپ دیکھیں کہ جب الیکشنز آتے سندھ میں آپ کو بتاؤں، کوئی ایسا ضلع نہیں ہے، کوئی ایسا ایم پی ایم این اے نہیں ہے جو جیت کے آئے اور وہ کہے کہ مجھے ہندو کمیونٹی نے ووٹ نہیں دیا. جب تک ہندو سب کے کمیونٹی کا ووٹرز ہیں، بالکل بالکل ڈیسائیڈ سے ووٹ ہوتا ہے ہر حلقے میں. لیکن جب الیکشن آتا ہے تو ہم یہ بات نہیں کرتے ان سے کہ ہمارے مسائل آپ حل کریں گے یا نہیں. ہم ووٹ دے دیتے ہیں ناچتے دول پہ، اور جب یہ سارے واقعات ہوتے ہیں تو وہ ہمارا پوچھنے تک نہیں آتے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے سندھ اسمبلی نے یونانیمسلی جو ہے مائنارٹیز پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا تھا، جس میں یہ انشور کر دیا گیا تھا کہ کوئی کنورژن زبردستی نہیں ہو سکے، اور اس کو پینلائز کر دیا گیا تھا، کرمنلائز کر دیا گیا تھا. لیکن جیسے کچھ مذہبی جماعتوں کا پریشر بڑھا تو پیپلز پارٹی جو خود کو بڑی چیمپئن سمجھتی ہے اپنا ہیومن رائٹس کی بھی اور مائنارٹی رائٹس کی، وہ بل جو سندھ اسمبلی نے یونانیمسلی پاس کیا تھا اس کو ودڈرا کر لیا. آج کل بہتر جو پوزیشن ہوئی یہ ہے کہ اب ہر سطح پہ اس کی ریئلائزیشن موجود ہے. یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ مائنارٹیز کی بچیوں کے ساتھ
ठीक है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा। अच्छा, उसको नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, उसको इस हद तक, यानी कि पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम पार्लियामेंट है, उसकी गुज़िश्ता साल एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जिसके 22 मेंबरान थे, सेनेटर्स भी और एमएनएस भी। उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल जो है वो बना लिया है और वो जल्दी इंशाल्लाह सेनेट में पेश होगा और फिर कंसर्न मिनिस्ट्री को जाएगा ताकि उस पे उसको एक कानून, क्योंकि सबसे मतलब गवर्नेंस का मतलब बाद में आता है, पहले लॉ का आता है, क्योंकि कन्वर्जन का मुल्क में कोई लॉ नहीं है। जो उससे कितनी मदद मिलेगी मैं आपसे दोनों से पूछूंगी, खेलदास से भी और आप। एक चीज में मैं वापस आती हूँ आपके पास लालचंद साहब, जरा अफशां को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ वरना फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। वक्त मैं चाहती हूँ कि तीनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करूँ। अफशां, बच्चा कोई भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उसके वालिदैन हों, ज़ाहिर है बच्चों की हिफाजत रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हम ये मतलब बहुत सारे लोग ये आर्गूमेंट करते हैं कि जो मुसलमानों के बच्चे हैं उनके साथ भी ज़्यादती के वाक़यात होते हैं, उनको भी अगवा किया जाता है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं करता जो हमारे गैर मुस्लिम जितनी भी बरादरियाँ हैं जो उनके बच्चों के साथ हो रहा है वो शायद मुसलमानों के बच्चों के साथ नहीं हो रहा, और खुदा न खास्ता किसी के बच्चे के साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो तज़ाद है, आपने दोनों मेम्बरान की बात सुनी है, दोनों मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, और वो कह रहे हैं जी कि कोर्ट्स में भी उस तरह का इंसाफ नहीं है, वहाँ पे भी प्रोटेक्शन दी जाती है, पुलिस भी उनको प्रोटेक्ट करती है। हल क्या है आपके ख्याल में? थैंक यू वेरी मच तंजीला, बहुत ही अहम मौजू है और मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर वक्त नहीं है इस पे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस फोर्स कन्वर्जन का जो फिनोमेना है जिसमें कि हमारे मुल्क के बच्चे चाहे वो मुसलमान हो या किसी भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हो, इसको मैं बहुत पुरज़ोर तरीके से कंडेम करती हूँ, क्योंकि एक रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी है कि जो भी उस रियासत के शहरी हैं उनको उनके तमाम हकूक़ मिलें बिला तफरीक के वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या वो माइनॉरिटी हैं। और इसलिए ये हम सबको का हक़ है कि हम हर उस लेवल तक जाएं जहाँ पे कि बच्चों को और तमाम लोगों को एज अ माइनॉरिटी उनके हकूक़ मिल सकें। किसी भी मुल्क के लिए इंसाफ के लिए तीन हमारे पास जो सबसे पहला इंडिकेटर होता है उस मुल्क के अंदर एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का होना, कवानीन का होना, और फिर उन कवानीन का मौसर तरीके से एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के होते हुए उन पर अमल दरामद होना। तो इस वक्त हम देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ के हवाले से, फोर्स कन्वर्जन के हवाले से हमारे पास तमाम जो नेशनल लेवल पे कोई एज सच कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि इससे पहले जहाँ भी जैसे अभी लालचंद साहब ने फरमाया कि सिंध के अंदर अगर था भी तो उसको फिर दोबारा से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई इस तरह की चीज़ जाती हुई है तो इतना ज़्यादा उस पर रिलीजियस इन्फ्लुएंस आता है कि वो चीज़ बिल्कुल दोबारा से वो बैकड्रॉप में चली जाती है। दो स्कूल ऑफ थॉट है। अफशां कहता है कि पहले आप जो सोशल और कल्चरल एक एनवायरनमेंट है थोड़ा सा उसको इम्प्रूव कर लें, लोगों को अवेयर करें और फिर लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की तरफ जाएं। कुछ कहते हैं नई कानून बनाए और अमलदारी करें, लेकिन फिर यही होता है कि दबाव की वजह से उस पर मैं ये बताना चाहूँगी, देखिए हमारे मुल्क के अंदर एक जो सोशल हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है और हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं, हमारे जो हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप हकीकी तौर पे ग्रास रूट्स लेवल पे जाएं तो वो किसी भी कानून से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं। और अगर एक पुलिस वाला भी है, अगर थाने में भी किस्सा होगा तो वो लॉ से ज़्यादा वहाँ का जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके इन्फ्लुएंस होके उसके के ज़रिए वो अपना फ़ैसला दे रहा होगा। तो ये बिल्कुल एक ख़ास बात है कि जब तक हम माशरे के अंदर एक शऊर, बेदारी, एक सोशली हम ये चेंज नहीं लेके आएंगे कि भाई हर जो शहरी है, और हमारा मज़हब भी यही बताता है कि उसको हर लिहाज से वो तमाम बुनियादी हकूक़ मुहैया किए जाएं जो किसी भी मुल्क के अंदर किसी शहरी के, तो ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, हम एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं अगर वो बन जाता है, फिर भी आपको सियासी जमातों की तरफ से बहुत सारी मसलहतें नज़र आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनका रिलीजियस वोट बैंक है जिसको वो हर्ट नहीं करना चाहते। कैसे बैठ के कंसेंसस हो सकता है कि कम से कम एक इस मामले के ऊपर कि हमारे जितने भी गैर मुस्लिम पाकिस्तानीज़ हैं और उनके बच्चों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको इंश्योर किया जाए कि वो प्रोटेक्ट होंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करें और अब हमें ज्वाइन किया है ऑल पाकिस्तान उलमा काउंसिल के
सदर हैं, सरबराह हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। पाकिस्तान के एक ऐसा नाम है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में और तमाम मजहबी हलकों में जाना पहचाना जाता है। ताहिर अशरफी साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, हम बात आज कर रहे हैं अल्लामा साहब बहुत ही एक अहम मौजू के ऊपर, और वो है जबरी मज़हब की तब्दीली, और जिसके हवाले से आप जानते हैं कि जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं, बिलखुसूस हिंदू बरादरी और मसीही बरादरी से और सिख बरादरी से बड़ी शिकायतें आती हैं। मज़हब के हवाले से बताइएगा कि मज़हब जो है कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि ना अदालतों में इनको इंसाफ मिलता है, ना पुलिस वाले बहुत ज़्यादा इनके साथ ताउन करते हैं, बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, और फिर वो कम उम्र बच्चियां हैं, कम सिन बच्चियां हैं, 12 साल 11 साल। तो आप कैसे देखते हैं सारे मामले को, और इसका हल क्या है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा जी कि पिछले तकरीबन 6 माह से मैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंटरफेस हारमनी इन चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मैं ये बात ज़रूर अर्ज करूँगा कि इन पिछले 6 माह में तो ये वाक़यात अगर पहले 10 थे तो इन 6 माह में 2 हुए होंगे, हो रहे हैं। ये नहीं मैं कहता कि बिल्कुल नहीं हो रहे, लेकिन इन वाक़यात में बहुत कमी आई है। और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है और हकीकत हाल उसके थोड़ा बरअक्स है। एक दावा कर दिया जाता है कि पाकिस्तान में 1000 बच्ची साल में जो है वो मजहब तब्दील जबरी करती है। जब हम कहते हैं कि कोई भाई 100 की फहरिस्त दे दो, हमें पता तो चले, तो वो कोई प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो ये एक अलमिया है कि चूँकि हम एक प्रोपेगेंडे से बहरहाल बहुत से इदारों का निज़ाम चलता है, जो NGOs हैं बाज़, उनका भी निज़ाम चलता है, तो एक ये मसला है। लेकिन अल्लामा साहब मैं कतई कलामी करूंगी। देखिए, इंसाफ का तकाजा तो ये है ना कि अगर एक शख्स, हम तो कहते हैं एक जिंदगी ली तो आपने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, तो चलिए माने एक मामला है, आप कह दीजिए एक केस है, आप बाकी सारे दावे झूठ कह दें, लेकिन एक केस भी हो तो रियासत क्या नाकाम नहीं है? गुजारिश सुन लें। पहली बात तो ये है कि रियासत ने अपना काम कर रही है और रियासत को मजीद अच्छी तरीके से अपना काम करना है। रियासत इसलिए नाकाम नहीं है कि जितने भी केस हुए हैं, कोई ये नहीं है कि कोई मुबहम है, कोई गुम है, वो केस पॉइंट आउट हुए हैं, लोग सामने आए हैं। अभी इन 6 माह में 3 वाकयात हमारे सामने आए हैं। तीनों वाकयात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहीं पे लव मैरिज है, कहीं पे 1-2 बच्चों की माँ है, वो अपने हमसाये के साथ चली गई है। अब उसका इस्लाम से या मुसलमान होने से क्या ताल्लुक है? प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो बच्चियां हैं अंदरून सिंध में हो या बाकी जगह, कोई हिंदू की बच्ची है तो वो भी मेरी बेटी है, कोई सिख की बेटी है तो वो भी मेरी बेटी है, कोई ईसाई के मसीही की बेटी है तो वो भी मेरी बेटी है। वो या तो वहाँ बेचारे उनके हालात जो हैं वो माली कमज़ोर हैं, और ये मज़ारे का बेटा है, ये अपनी उस मालदारी से फ़ायदा उठाता है, और जब मामला गड़बड़ होने लगता है तो फिर ये इस्लाम की चादर लेना चाहते हैं। हमें इन 2 चीज़ों को अलग-अलग रखना चाहिए, और जब हम अलग-अलग करेंगे तो इसका हल निकल आएगा। क्या हल है आपके ख्याल में? पहली बात ये है कि ये इनमें से 90% केस जो हैं वो बर्बरियत है, वहशत है, अपनी एक तस्कीन है। जब उस तस्कीन वाले पे आप हाथ डालने जाते हैं तो वो इस्लाम का जाके लिबादा ओढ़ लेता है कि जी मैंने इसको मुसलमान किया, बड़ा सवाब होगा मुझे, जबकि हकीकत हाल में बिल्कुल उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। इस्लाम तो किसी को जबरन मुसलमान करने का कायल ही नहीं है। और मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटी सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा से ये पूछ के, हालांकि ना वैसी कोई बेटी हो सकती है ना वैसा कोई बाप शफीक हो सकता है, इसके बावजूद इंसानियत को ये दरस दे दिया, अपनी बेटी से जाके पूछा कि क्या तुम्हारा निकाह मैं अली से कर दूं। और ये आज के इंसानों के लिए और आज के मुआशरे के लिए भी ये दलील है कि बेटियों को बिला वजह पकड़ के तो उनको, आप बेटी को, एक बेटी तालीम याफ्ता होती है, मैं कहता हूँ जनाब इसको मेरी बरादरी में नाक कट जाएगी, एक जाहिल के साथ मैं बांध देता हूँ। यही हाल इस तरफ है। इसलिए हमने इन दोनों चीज़ों में फ़र्क किया है और उस वजह से हमें कामयाबी मिली है कि एक है कि कोई इस्लाम के नाम पर जबरन किसी को मुसलमान, तो इस्लाम तो इसको मानता ही नहीं है,
इस्लाम जबरी मुसलमान किसी को तस्लीम ही नहीं करता। दूसरा है जबरी शादी, इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। तो मुआशरे के अंदर और हमारे उन इदारों को मैं खुद कई बार बतौर हुकूमती मनसब जिम्मेदार के ये कह चुका हूँ कि वो NGOs, वो इदारे, इंसानी हकूक के इदारे जो इस पे बात करते हैं वो आए हमारे साथ बैठे। ठीक हो गया। हम बैठ के इस मसले का देखें कि हल क्या है, जेन्युइन क्या है और अनजेन्युइन क्या है। जेन्युइन बात, मेरा दफ्तर के पास 125 मुख्तलिफ अक़लियतों के हवाले से 6 माह में शिकायत आई हैं, एक भी नहीं है जो बाकी रही हो, सबको हमने हल किया है। 3 केस जबरी मजहब के हवाले से आए, ये जबरी शादी के हवाले से आए हैं। तीनों केसों में इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, वो बच्ची किसी मुसलमान के साथ चली गई, वो खातून 1-2 बच्चों की माँ। ठीक है, अपने गैर कानूनी फेल को इस्लाम के लबादे में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपने ठीक निशानदेही की है। लालचंद साहब, मैं पहले खेलदा साहब से ज़रा कमेंट ले लूँ। उन्होंने ताहिर अशरफी साहब की गुफ्तगू सुन ली। ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं कि हमें फ़र्क करना होगा, और ज़ाहिर है बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं कि ना तो इस्लाम जबरी मज़हब की तब्दीली की तौसीक करता है, ना जबरी शादी की तौसीक करता है। तो मुआशरे को ज़हनी तौर पे तैयार कैसे किया जाए कि आप यहाँ पे जैसे इस्लाम का नाम आए तो फ़ौरन डर ना जाएं और फ़ौरन ये ना समझें कि जो इस्लाम का नाम ले रहा है ये सच्चे ही होगा। तंजीला, देखें, मौलाना साहब दोनों बातें कर रहा है। एक तरफ वो इकरार भी कर रहा है, इनकार भी कर रहा है कि पहले वो कहते हैं कि ये इस तरह सारा लेते। तो बात ये है कि मुझे है कि आज तक किसी को अगर किसी ने मजहब किया है उसको अपनी बहन क्यों नहीं बनाया, उसको अपनी बेटी क्यों नहीं बनाया, सब शादी क्यों करते हैं। ठीक है, अच्छा ज़रा मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आते हैं जी। ये बहुत अहम बात है कि अगर कोई अपनी मर्जी से अपने मज़हब को तब्दील करना चाहता है तो उसके लिए भी तो कोई कानून साजी होनी चाहिए, उसका भी कोई तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उसका कोई क्राइटेरिया, कोई पैरामीटर होना चाहिए। कोई अगवा करके ही किसी को क्यों मुसलमान करता है, और इस अगवा करने के बाद किसी को इस तरह से मुसलमान करने का क्या सवाब आखिर उसको मिलता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अफशा, आपने खेलदा साहब की बात भी सुनी है और ताहिर अशरफी साहब की बात भी सुनी। उन्होंने ये तो कहा कि हमें फ़र्क करना होगा, कहीं पे कोई जेन्युइन कन्वर्जन का केस भी हो सकता है, लेकिन खेलदा साहब कह रहे हैं कि कोई बहन नहीं बनाता, बेटी नहीं बनाता, आप किसी को अपने घर नहीं लेके जाते, आप उसको मतलब फैमिली का हिस्सा बना के नहीं, लेकिन आप शादी ही करते हैं और ज़बरदस्ती शादी करते हैं। और फिर अदालतों में आपके सामने बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे बच्चियाँ आके कहती हैं कि एक तो उनकी उम्र नहीं होती शादी की, वो तो है ही गैर कानूनी, लेकिन फिर भी लोग उसको जस्टिफाई करने की कोई ना कोई कोशिश करते हैं। वजह देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेटली ओवरऑल हमारे पाकिस्तान के अंदर एक सोशल माइंडसेट है कि जी किसी को भी मुसलमान करना सवाब है। उनको ये अवेयरनेस नहीं है कि ख़ुद हमारा मज़हब इस चीज़ को पसंद नहीं करता, और हमारे मज़हब के अंदर चाहे जबरी शादी है या किसी को जबरी मुसलमान करना है तो वो इजाज़त नहीं है। लेकिन हम ओवरऑल जो जनरल पब्लिक है वो इस चीज़ को नहीं समझती, और एक बिल्कुल ही नेगेटिव कोनोटेशन ऑफ इस्लाम को फॉलो किया जाता है। दूसरी तरफ हम ये उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। इस पे अवेयरनेस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, लोगों तक शऊर पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है, इस्लाम की असल रूह क्या है उसको बताने की ज़रूरत है, और लोगों के जो रवैये हैं सवाब के नाम पे वो एक गलत काम कर रहे हैं उसको कंडेम करने की ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जब बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल विल के साथ एक जो ओवरऑल जो गवर्नमेंट है इसको लीड ले और इसके इनिशिएटिव। अच्छा, आप वही बात करें जो मैं कहती कि कंसेंसस हो जाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लालचंद साहब, हमारे यहाँ जाहिर है जब भी कभी रिलीजन का मामला आता है तो हमारा जो सबसे पहला मतलब मुसलमानों का या हमारी मेजॉरिटी का सबसे पहला जो उसके ऊपर एक आप कह लीजिए हम जो रिफ्यूज लेते हैं कहीं पे, वो ये होता है जी कि ये तो गैर मुल्की कोई एजेंडा है और ये तो हमारे माशरे के ख़िलाफ़ साजिश है और ये तो प्रोपेगेंडा है। तो अब इस सारी जो सारा नैरेटिव बन गया सालों से, जिस तरीके से बात करके इस सारे इशू को ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है, इसको दुरुस्त करना कहाँ से शुरू करें?
کھیلداس صاحب اور آپ دونوں کہہ رہے ہیں اور افشاں بھی کہہ رہی ہیں کہ لیجسلیٹو فریم ورک ہونا ضروری ہے، لیکن صرف قانون بنانا کافی ہے؟ جی دیکھیں، میں سب سے پہلے تو مولانا صاحب نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہی بات ہم کر رہے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں سمپل سی بچیوں کی کڈنیپنگز ہیں اور زبردستی فار اینی ریزن، فار لسٹ اور واٹ ایور جو ہے کنورژن ہوتی ہے اور کرائم ہوتا ہے۔ لیکن اس کرائم کو ایک مذہب کا لبادہ اڑا کے اس کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، اور پھر پولیس بھی ثواب کے چکر میں اور ججز بھی جو ہے ثواب کے چکر میں اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب رینا اور روینہ کا جو معاملہ ہوا تھا یہی فورسڈ کنورژن کا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا۔ اس کمیشن میں ہیومن رائٹس کی منسٹر بھی تھی، HRCP کے ذمہ داران بھی تھے، مختلف ایک ہائی لیول کا کمیشن بنا تھا۔ اس کمیشن نے جب انویسٹیگیشن کیا تو انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ سندھ میں ایک آرگنائزڈ جو ہے موجود ہے گینگز جو بچیوں کو انسائٹ کرتی ہیں، ان کو اغوا کرتی ہیں اور ان کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے اور شادیاں کر لی جاتی ہیں۔ ایک آرگنائزڈ مہم جاری ہے سندھ میں۔ اب اس رپورٹ کے آ جانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سبمٹ ہو جانے کے بعد سندھ حکومت کو اور متعلقہ اداروں پہ ان کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا، جو نہیں ہوئے۔ جہاں تک قانون کی بات ہے، کنورژن ہر کسی کا حق ہے، ہر ایڈلٹ جو کنورٹ ہونا چاہتا ہے یہ اس کا حق ہے۔ ہم نے جو پارلیمنٹری کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اس نے جو فائنلائز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ تب تک کسی کو کنورٹ، لیکن آپ کی سیاسی جماعتوں کی کیا کمٹمنٹ ہے لال چند صاحب؟ مطلب ہم یہ بدقسمتی کی بات ہے بہت تھوڑے دیکھیں نا، بہت تھوڑے جو مسلم ممبرز ہیں نا وہ آ کے ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہی جب اٹھ کے بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹی اس ایشو کی سینسٹیوٹی کو سمجھتی نہیں ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں آپ ہیں ان کے نمائندے، بس آپ ہی بات کریں، ووٹ تو وہ بھی لے کے آتے ہیں۔ تنزیلہ میری بات 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ جی جی، یہ ہائیسٹ لیول پہ اس کا ادراک ہو گیا ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا یہ پہلے اس کو مانا نہیں جاتا تھا۔ اب جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی وہ عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ بنی، یعنی کہ اس لیول پہ اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اور پارلیمنٹری کمیٹی میں جو مائنارٹی کے لوگ تھے وہ کم تھے، اس میں علماء بھی تھے، اس میں میجورٹی کے لوگ بھی موجود تھے۔ اور انہوں نے جو ایک اہم بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو ڈرافٹ لا جو ان کو سبمٹ ہوا اور انہوں نے فارورڈ کیا ہے پارلیمنٹ کو، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول کسی کو بھی کنورٹ نہیں ہو کر سکتا۔ اگر کسی کو کنورٹ کرنا ہے اور یا کسی کو اپنی مرضی سے ہونا ہے تو وہ اپنے کو جو کنسرن ضلع ہے اس کے سیشن جج کے پاس جا کے وہ کنورٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سیشن جج جو ہے ایک سیریمنی جو ہے منعقد کرے گا جس میں سارے لوگ ہوں گے، یہ پروپوزڈ لیجسلیشن ہے۔ جی کسی کو شک شبہ نہ رہے کہ یہ زبردستی ہے یا رضا خوشی کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پارلیمانی کمیٹی جو کرے گی، ذرا مجھے موقع دیں کھیلداس صاحب سے میں پوچھ لوں کہ پارلیمانی کمیٹی چلیں اچھی بات ہے بن گئی، پروپوز لیجسلیشن کے کچھ فیچرز ہمیں لال چند صاحب نے بتائے۔ ہم تو بات اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو جتنے بھی غیر مسلم پاکستانی ہیں اور پورے پاکستان کے بچوں کے حقوق کے لیے ایکچولی بہت ہی زیادہ سیکیور ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جب تک آپ کے ساتھ ساری سیاسی جماعتیں، سب لوگ، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ کسی غیر مسلم کمیونٹی سے ہے یا وہ مسلم کمیونٹی سے ہے، جب تک وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، کھیلداس صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے قوانین سے واقعی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان کے معاشرے میں؟ دیکھیں، پہلی بات ہے، میں نے کل بھی اسمبلی کے فلور پہ بھی کہی تھی، تمام سیاسی پارٹیاں ہیں وہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا اب حل نکلنا چاہیے، یہ ایشو ہے وہ حل کیا جائے، ان پہ احساس موجود ہے۔ کوئی بھی میں کتنا بھی پی ٹی آئی اور اس کی گورنمنٹ کے خلاف تنقید سیاسی طور پہ کروں گا، مگر میں یہ تنقید نہیں کروں گا کہ عمران خان یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این، ہم نے پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور حکومت جب ہماری تھی یا ان کی ہے، تو یہ کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ اس طرح قسم کے واقعے ہو، اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ بات ان کی نہیں ہے، بات جب پارلیمنٹ کمیٹی میں ہم موجود تھے وہاں پہ اکثریت کے بھی ممبران جو جیت کے آئے سینیٹر، اور سب سے زیادہ جو ہمیں 2-4 ایسے سینیٹر اور ایم این اے نے سپورٹ کیا اور اس سے اچھی تجاویز دی تو وہ مسلم تھے۔ یہاں تک کہ جو ہم جو بڑا فورم ہے، آئی فورم، جو قبلہ صاحب جس کی چیئرمین، اس سے بھی ہماری جب میٹنگ ہوئی اسلامی نظریات کونسل کا، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ بات یہ کہ
जब फाइनलाइजेशन जैसे सिंध में ये कानून बन गया, कानून गवर्नर के पास ये पहुंचा जब इम्प्लीमेंट के लिए, तो उसको वापस दिया गया सिंध हुकूमत की जान से। प्रेशर आखिरी टाइम पे आता है, वो लोग थोड़े हैं मगर उनका प्रेशर इतना ज्यादा है। आप देख रही हैं कि ठीक है, आपको मिलके ये तय करना है कि आप इस दबाव को कैसे हटाएंगे। आखिरी कमेंट अफशा मुझे आपसे चाहिए। जैसे हम ऑनर किलिंग में भी बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि इसका रिलीजन से ताल्लुक नहीं है, और ये ऑनर किलिंग ज़ाहिर है मुसलमानों में ही ज़्यादा है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी है पाकिस्तानियों की वहाँ पे है। तो मुआशरे में जिस तरीके से मज़हब को एक हथियार के तौर पे और एक दबाव के डालने के हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है, आपको लगता है कि अब सोशल मीडिया, इतनी अवेयरनेस और मीडिया सारे मिलके इतना सेंसिटाइज हम कर सकते हैं लोगों को कि वो पहचान सकें कि मकासद असल में हैं क्या, और जुर्म को जुर्म के तौर पे देखा जाए, उसको किसी तरह से भी जस्टिफाई ना किया जाए? तंजीला, एक पूरा सोशल माइंडसेट है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, और जो चेंज ऑफ माइंडसेट है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। इतनी जल्दी आपकी जो सोच है वो तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन हमें कहीं से तो स्टार्ट लेना है। कोई भी इशू अगर देख लें तो उसके लिए अवेयरनेस रेजिंग एक बुनियादी कंपोनेंट है जिसको ज़्यादातर हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी और दूसरी तंजीमें करती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब ये हुकूमती सतह पे जो अवेयरनेस रेजिंग का कंपोनेंट है किसी भी इशू के हवाले से उसको टेकअप होना चाहिए। पैमरा का बहुत बड़ा रोल बनता है, और उसमें जब भी इस तरह के इशूज़ आते हैं तो हमारे यहाँ मीडिया और इस तरह के अदारे सनसनी ज़्यादा फैलाते हैं, बजाय इसके कि उसका एक वो पहलू दिखाएं जिसमें कि एक आम शहरी जिसके पास इतनी तालीम नहीं है, इतना एक्सपोजर नहीं है, इतनी सूझबूझ नहीं है, उसके लिमिटेड उस ज़िंदगी में जितना उसको बता दिया गया उसी लेंस के साथ वो शहरी देखता है, तो उनका वो फाल किरदार नहीं है जो कि होने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी है, शायद हमें हादसात के बाद रिएक्शन बड़ा नजर आता है। बिल्कुल, तो वो सनसनी वाले को हटना। दूसरा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे जो ये जुडिशियल स्ट्रक्चर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो उनके पास जब केसेस आते हैं तो वो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले पुलिस का बहुत बड़ा रोल आता है कि वो इनको किस तरह से हैंडल करती है। ट्रेनिंग कौन देगा? लालचंद साहब, हुकूमत की तरफ से कौन इन सारे इदारों को, जुडिशियल सिस्टम में भी ये सेंसिटाइज उनको करना चाहिए, उनको हसास होना चाहिए इस मामले पे? पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, वकला की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये आप समझते हैं कि सिर्फ कानून बनाने से ही मामला हल हो जाएगा? ये बाकी जो तरबियत है पूरे मुआशरे की और कुछ खास सेक्शंस की, वो कौन करेगा? ये आप बिल्कुल सही फरमा रही है। देखें, जहाँ तक ट्रेनिंग का मामला है, एक नंबर वन तो हमारा एक आइन मौजूद है, हमारे यहाँ बहुत इदारे भी बने हुए हैं, जैसे अफशा बैठी है आपके साथ, शी इज चेयरमैन नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स, आपके पास नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बना हुआ है, आपके माइनॉरिटी राइट्स कमीशन बने हुए हैं, आपके कमीशन बने हैं ऑन स्टेटस ऑन वुमेन। तो ये सारे हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद भी डिवॉल्व सब्जेक्ट है, पुलिस डिवॉल्व सब्जेक्ट है। सूबों की जिम्मेवारी है कि वो जहाँ पे 18 अमेंडमेंट की बात करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज डिमांड करते हैं वफाक से, वहां पे वो अपनी जिम्मेवारियां भी निभाए। और यकीनी तौर पे मैंने कहा कि ये कोई जो फोर्स्ड कन्वर्जन का इशू है कि ये 1947 से नहीं है, ये 10-12 साल की कहानी है, और खासतौर से सिंध से शुरू हुई, जहाँ पे मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन रही हैं मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो रही हैं, ये एक औरत थी। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो एक स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, बदकिस्मती से आज हम पीपल्स पार्टी के किसी नुमाइंदे से बात नहीं कर पाए, लेकिन लालचंद साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब, अफशा तहसीन साहिबा और ताहिर शरीफी साहब, आपका शुक्रिया। जो मामला आज हमने डिस्कस किया, इसमें निसाब तब्दील करना है, निज़ाम तब्दील करना है, सोच तब्दील करनी है, ये एक लंबा और शायद बहुत आहिस्ता चलने वाला प्रोसेस होगा, लेकिन कुछ लोगों की सोच बदलने से ये मामला शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आपको पहल करनी है, और जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये कि इन मौज़ूआत पर बात करना ममनू नहीं है, इन मौज़ूआत पर बात होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने आसपास लोगों को बताना चाहिए कि ये जो हिंदू हैं, मसीही हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ये पाकिस्तानी हैं। ये जो हमने सारा एक कॉन्सेप्ट बना दिया कि अगर कोई हिंदू है तो इसका मतलब है कि वो इंडिया से आया है, ये जो गलत तस्वुरात हैं, इनको ख़त्म करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। मौजू बहुत वसी था, बहुत सारी बातें रह गई, फिर किसी नशिस्त में करेंगे। खुदा हाफिज़।